Good morning to all of you, and today we are discussing the MCQs from thermodynamics related to the CET. तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास CET के नियर अबाउट जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, और उसमें से कुछ पार्ट जो आएगा वो थर्मोडायनामिक्स का होगा, तो उसके बारे में हम रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट है फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस द चेंज इन यहाँ पे ऑप्शन है प्रेशर इज जीरो, ऑप्शन बी है वॉल्यूम इज नेगेटिव, ऑप्शन सी है वॉल्यूम इज जीरो एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे टेम्परेचर इज जीरो. एक्चुअली जो प्रोसेस है हमारे पास ये गिवन है आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, यस, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होता है. क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर के बीच में क्या होगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर. इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं आता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट. प्रेशर इज जीरो आएगा यहाँ पे. तो इस प्रेशर के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन आता है. कुछ ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, which of the following is an extensive property, ऑप्शन ये है यहाँ पे सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, दूसरा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी है एनर्जी, और उसके बाद में आता है टेम्परेचर. तो इसमें से हमें पूछा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जो मैटर के अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, जो सिस्टम के अंदर होता है. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फिर देखो सरफेस टेंशन क्या है हमारा, यस, एनर्जी इज अ डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जितने पार्टिकल बढ़ेंगे उतनी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, इसको लिख लो. विच नहीं, न्यूमेरिकल होते ना, उसके ऊपर देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे आते. तो क्वेश्चन से में इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन ये है डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन एंड मास, नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी एंड इंटरनल एनर्जी, और डी आता है यहाँ पे हीट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम.
हीट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब जो डिपेंड नहीं करेगी, जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। क्या है यहाँ पे, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। डेंसिटी क्या होती है, कितना भी लार्ज सरफेस हो, वुड स्मॉल हो या बिगर हो, तो वुड की डेंसिटी क्या होती है, सेम ही होती है, वो चेंज नहीं होगी, जितना भी होगा वुड फ्लोट ही होगा। अब बिगर वुड लो या स्मॉलर वुड लो, तो इसके कारण क्या आता है यहाँ पे, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। तो इंटरनल एनर्जी क्या आती है यहाँ पे, ये एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, सरफेस टेंशन मास एक्सटेंसिव है, तो बचा हुआ क्या है हमारे पास, एक ही पार्ट था। विस्कोसिटी इज लिक्विड प्रॉपर्टी, फ्लो ऑफ लिक्विड अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। जैसे कि हनी होता है, हनी को अगर ग्लास के स्लाइड पे रखते हैं, ऑयल को रखते हैं और वाटर को रखते हैं, तो किसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, थिकनेस किसका ज़्यादा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। ऑप्शन ये आता है यहाँ पे वर्क, ऑप्शन बी है यहाँ पे एंथैल्पी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है प्रेशर। स्टेट फंक्शन नहीं है, क्या होगा, यस वर्क क्या है, ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन आता है, इसलिए ये क्या होगा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट में इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन ए डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन बी डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन सी Q will become 0, and option D all of these। 99.99% ऑल ऑफ दिस करेक्ट होते हैं। कितने परसेंट, 99%, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, 0.01% गलत होते हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसे केस में और ऑल ऑफ दिस है, तो आंसर वही होगा, ये याद रखना है। एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक के अंदर क्या होगा, हीट, मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो रही है वहाँ पे, 0 हो रही है, कांस्टेंट रही है, तो डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा टी 0 नहीं, डेल्टा टी 0 नहीं तो क्या होगा फिर, डेल्टा यू एंड डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जीज डिपेंड ऑन डेल्टा टी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब दोनों भी क्या है यहाँ पे सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ये नहीं होता है, ये वेरी हो रहा है, ये भी वेरी होगा, क्यू कांस्टेंट है, तो मतलब तीनों भी ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज ऑल ऑफ दिस। हो गया। अभी देखो क्वेश्चन है, फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऑप्शन बी है P1 V1 is not equal to P2 V2, C A डेल्टा V is not equal to 0, एंड ऑप्शन डी आता है यहाँ पे डेल्टा H is also not equal to 0। तो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं, ये हमने कल एक वर्क डन का मैक्सिमम वर्क का पार्ट लिया था,
मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क के अंदर क्या होता है, डब्ल्यू मैक्स हमने फाइंड आउट किया था -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। अगर बाय चार्ल्स लॉ यूज करते हैं, सॉरी बाय बॉयज लॉ, बाय बॉयज लॉ, तो P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो यहाँ पे क्या होगा, V2 अपॉन V1 चाहिए तो V2 हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो ये वैल्यू यहाँ से रिप्लेस होती है एंड इट विल बी चेंज इनटू द P1 बाय P2 बाय यूजिंग द बॉयज लॉ। तो यहाँ पे जो वर्क होता है, ये वर्क अगेंस्ट किसके होता है, आइसोथर्मली, वहाँ पे लिख के दिया है मैंने, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इसके कंडीशन में आता है। तो हम ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करके तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगेन -2.303 nRT लॉग ऑफ वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, P1 अपॉन P2। योर आंसर इज ये। आइसोथर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बॉयज लॉ यूज्ड होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 इज अ ट्रू फॉर, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर। ऑप्शन ए है आइसोबारिक, ऑप्शन बी है आइसो ट्रू फॉर प्रोसेस, आइसो क्लोरिक, आइसोकोरिक, सी आता है आइसोथर्मल एंड डी आता है यहाँ पे एडियाबैटिक। क्या होगा ऑप्शन, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस के अंदर क्या आता है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी अगर 0 होता है तो ये भी क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, 0। मतलब इंटरनल एनर्जी वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग is a path function। ऑप्शन ए Q, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी Q प्लस W एंड ऑप्शन डी डेल्टा U। डेल्टा U तो नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे लेंगे बोथ ए एंड बी, ये लेना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आता है, Q एंड Q प्लस W क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन हो जाता है, ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल आता है। When gas is expanded in a vacuum, then
वर्क डन इज, पहला आएगा यहाँ पे मैक्सिमम, दूसरा आएगा यहाँ पे 0, तीसरा आएगा यहाँ पे लेस देन 0 एंड डी आएगा ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा यहाँ पे? ये होना चाहिए ना। ऑल ऑफ दिस क्या होते हैं? 99.99% करेक्ट होते हैं, बट 0.01 गलत होते हैं। ये तो गलत है उसमें, ये तो है नहीं। वैक्यूम में वर्क डन होगा क्या? डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? वैक्यूम है, देयर इज नो चेंज। या तो प्रेशर क्या होगा? वहाँ पे 0 होगा, तो ऑप्शन क्या आएगा? देयर इज नो वर्क डन, वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा वैक्यूम के अंदर। इन व्हाट रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग? क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन व्हाट रिएक्शन work is done by system on a surrounding? Hg लिक्विड, Hg गैस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी है O2 गैस O3 में कन्वर्ट हो रहा है गैस के फॉर्म में। ऑप्शन सी है यहाँ पे H2 गैस प्लस Cl2 फॉर्म ट्वाइस HCl, एंड ऑप्शन है डी हमारे पास N2 प्लस गिव्स NH3 गैस। तो इसमें कौन से इसमें वर्क डन हो रहा है? क्या आएगा इसमें आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हमें, इन व्हाट रिएक्शन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें वर्क डन हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग के ऊपर? भाई गैस में हो रहा है। नंबर ऑफ मोल भी चेक किए जाते हैं ना। W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा N ऑफ G RT। हमें ये वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू ये 0 नहीं होगी वहाँ पे वर्क हो रहा है। डेल्टा N ऑफ G RT कैसे निकलता है? डेल्टा N ऑफ G इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 क्या होता है? N2 इज अ मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? गैस प्रोडक्ट होने चाहिए। और N1 क्या होता है? मोल ऑफ रिएक्टेंट। दोनों भी क्या होने चाहिए? गैस वाले। यहाँ पे ये गैस है, ये है क्या? नहीं है। इसका कितना मोल है? इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, पर ये नहीं लेना है हमें। क्यों? क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या वैल्यू होगी? ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? N2। और N1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0। N1 क्या होगा यहाँ पे? 0। क्यों होगा N1 0?
बिकॉज ऑफ देर इज नो गैसेस मोलिक्यूल। यहाँ पे कोई गैसेस मोलिक्यूल है क्या? नहीं है। एल लिखा है मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है ये? लिक्विड। उसीलिए क्या होगा यहाँ पे गैसेस मोलिक्यूल नहीं है। तो हमारे पास पार्ट क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू जो आएगी, डेल्टा एन ऑफ जी 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क डन हो सकता है। इस केस में यहाँ पे केस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 मोल से ये 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये 3 मोल से 2 मोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। बट इस केस के अंदर देखो गैस से गैस की तरफ जा रहा है। कन्वर्जन क्या है यहाँ पे? गैस टू गैस ही है, मतलब देर इज नो चेंज इन स्टेट। स्टेट में कुछ चेंज है क्या? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भी कुछ स्टेट में चेंज है क्या? गैसेस टू गैसेस में फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे गैसेस में से गैसेस ही फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे आएगा? ए। ओके, ऐसे भी ढूंढते हैं, या तो फिर गैसेस स्टेट से हम निकाल के उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे भी ढूंढा जाता है। तो ये क्या कर रहा है? तो इसमें वर्क डन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी मतलब बिखरना। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस जितना पार्टिकल में ज्यादा होता है उतना एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लिक्विड से गैस तक एंट्रोपी इंक्रीज होती है, सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है, और गैसेस में और ज्यादा होती है, मतलब वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आता है ए। एंट्रोपी का पार्ट डिस्कस किया ना हमने कल। लिक्विड स्टेट से कहाँ पे जा रहा है ये? नहीं, हमें जो लेना होता है ना, यहाँ पे हम गैसेस मोल से ही लेते हैं। यहाँ पे है नहीं हमारे पास। मर्क्यूरी कौन से स्टेट में है? लिक्विड। इसका सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेट होके ये गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है। जब हम मोल फाइंड आउट करते हैं तो मोल के केस में क्या होता है ना, गैसेस मोल से ही माइनस किया जाता है। लिक्विड होगा और सॉलिड होगा तो वो 0 कंसिडर किया जाता है, उसके नंबर ऑफ मोल को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे कोई है क्या गैस स्टेट में? नहीं है। तो नहीं है तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये कन्वर्जन क्या हो रहा है? यहाँ से लिक्विड से गैस में, तो इसका मोल, इधर कुछ भी मोल नहीं है तो माइनस, तो माइनस तो 0 ही होगा ना वहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे है, ये भी 0 बन जाएगा हमारा, क्योंकि ये 2 -1 -1, तो ये आएगा ना -1 -1 -2, 2 -2 0। यहाँ पे कुछ होगा क्या? यहाँ पे कितना आएगा? ये भी सॉल्व हो जाता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो मोल का पहला पार्ट मिल गया आपको, ये वाला पार्ट मिल गया। सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखो, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड का तो हम सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। थर्ड देखो, पहले ये बैलेंस्ड है। गैसेस मोल कितने हैं यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 1। तो टोटल कितना होगा फिर? डेल्टा एन ऑफ जी इज इक्वल टू 2 माइनस, ये गैस में ये भी गैस में, तो इनको हम कंसिडर करेंगे 1 + 1, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 0। तो वर्डन होगा इसमें, थर्ड केस में वर्डन होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू जब 0 होती है तो डब्ल्यू भी क्या होता है? 0। इसमें चेक करो बैलेंस है क्या? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और 2 के साथ यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो यहाँ पे 6, और ये इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 2 माइनस, क्या आएगा यहाँ पे? 2 माइनस 3 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? -2। तो डेल्टा यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, और इस केस में अगर ढूंढते हैं हम तो 2 - 3 = -1, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाती है। तो ऐसे केस में वर्क डन जहाँ पे हो रहा है वो कौन सा केस है? यही एक केस है जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते, कंफ्यूजन होते, तो चेक करना है स्टेट किसका चेंज है, सभी गैसेस में, और यही एक क्या है? लिक्विड टू गैस है। एमसीक्यू को ऐसे सॉल्व किया जाता है, कभी कभी एक्सेप्शन केस होते हैं तो ऐसे चेक करना होता है यहाँ पे। क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कितना होता है? नॉट 1 मिनट, 45 सेकंड टू 50 सेकंड के अंदर आपको रीड करके सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपको ऐसे कॉन्सेप्ट देखने, ये लिक्विड से गैस है, बाकी सब गैसेस में, तो आपका आंसर वही होगा। हो गया?
हो गया। बाद में लिख लेना, वैसे मैं स्लाइड कर दूंगा, स्लाइड पे है वो। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो गैस डज 0.32 किलो जूल वर्क, गैस डज 0.320 किलो जूल वर्क on its surrounding and absorb 120 joule of heat, 120 joule of heat from surrounding hence delta U is, ऑप्शन ए 440 किलो जूल, किलो जूल, ऑप्शन बी है 200 जूल, ऑप्शन सी है 120.32 जूल एंड ऑप्शन डी है -200 जूल। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो मैंने आपको एक नेचर लिख के दिया था, आई थिंक सो, कल मैंने नेचर लिख के दिया था क्या, हीट एंड वर्क का नेचर क्या होता है, सराउंडिंग या सिस्टम के बीच में हीट पॉजिटिव कब होती है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, नहीं। तो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास सिस्टम, और बाकी का जो पोर्शन बनेगा ये सभी का सभी क्या होगा, ये सराउंडिंग होगी। जब वर्क डन ऑन अ सिस्टम, या तो और वर्क डन बाय सराउंडिंग, ऐसे वर्ड आते हैं, तो उस केस के अंदर W की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बस इसके अपोजिट में जस्ट जाना है, क्या होगा अभी, वर्क डन बाय सिस्टम, अभी सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क डन ऑन अ सराउंडिंग, मतलब सिस्टम यहाँ पे सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। ऐसी अगर केस होती है तो W नेगेटिव हो जाता है। सेम वे हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब और हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग, हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग से, तो यहाँ पे क्या होगा, Q इज अ पॉजिटिव, और ये अगर इधर से निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम और हीट ट्रांसफर टू सिस्टम, ट्रांसफर टू सराउंडिंग, नॉट अ सिस्टम। अगर हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे केस में Q की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। ये पार्ट लिख लो उसमें। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे फिर।
हो गया। देखो अभी इसे सॉल्व कैसे करना है। पार्ट क्या है हमारे पास, इस कंडीशन के अंदर अ गैस डज 0.32 किलो जूल वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। वर्क कहाँ पे हो रहा है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है। कहाँ पे वर्क हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग। तो W की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर यस कौन सा आएगा, D। यहाँ पे क्या होगा, 0.32 किलो जूल। तो किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 डिजिट शिफ्ट होगा, यहाँ पे 0 है ना, तो ये आएगा -0.320 इंटू 1000 जूल। तो इसको चेंज किया है -0.3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। क्या मिलेगा यहाँ पे, 320 जूल। 320 जूल यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, Q कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q, हाँ एब्जॉर्ब 120 जूल ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव 120 जूल। तो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए। 120 ये माइनस है, माइनस प्लस -320 का आंसर क्या होगा, -200 जूल। तो ऐसे भी आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यही एक नेगेटिव वैल्यू है। योर आंसर इज दिस। हो गया। नेक्स्ट देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन ये है यहाँ पे W इज इक्वल टू Q, ऑप्शन बी है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ऑप्शन सी है यहाँ पे W इज इक्वल टू प्लस डेल्टा U, एंड ऑप्शन डी है W इज इक्वल टू माइनस Q। क्या आंसर आएगा उसका, ठीक है जो भी होगा देखते हैं।
प्रोसेस कौन सी है हमारी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या हो जाता है, डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस डब्ल्यू। क्या आ जाएगी ये, प्लस डब्ल्यू बन जाएगी। तो योर ऑप्शन इज फॉर adiabatic process q will become 0, therefore delta u is equal to q plus w। ये कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे तो डेल्टा u की वैल्यू क्या मिलती है हमें, सिर्फ w मिलेगी प्लस w। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ, अभी क्वेश्चन देखो कैसे है, फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडल गैस, 0.5 मोल of an idle gas, W max is minus 3.9, W max is 3.98 joule, 98 joule, the value of minus 98 किलो जूल, ये वैल्यू ऐसी है, माइनस 3.918 किलो जूल, ये वैल्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इज, ऑप्शन ये है यहाँ पे 3.918 किलो जूल एज इट इज हो सकती है, या तो फिर माइनस 3.918 किलो जूल, ऑप्शन सी है 0, एंड ऑप्शन डी हो सकती है यहाँ पे 3918 जूल। कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
आ गया कुछ आंसर? हो गया? आ गया आंसर? सॉल्व किया इसे, कौन सा फॉर्मूला है इसके? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, हाँ या ना? आंसर नहीं आया? क्वेश्चन में पढ़ो यहाँ पे क्या है, क्या है? आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? डेल्टा टी की वैल्यू 0। जब डेल्टा टी 0 होता है तो डेल्टा यू भी क्या होता है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी उसे, पूरा क्वेश्चन कंफ्यूजन में था, वैल्यू वगैरह देके सॉल्व करने से। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल में क्या होता है? डेल्टा टी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? 0 बन जाती है। डेल्टा यू पूछा है ना वहाँ पे, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। सिंपल केस था। अभी इस पे बताना क्या होगा। तो क्वेश्चन, अ gaseous system absorb, a gaseous system absorb 600 kilojoule of heat and perform the work of expansion equal to 130 kilojoule. The internal energy changes is, the internal energy changes is 730 kilojoule, 470 kilojoule minus 730 kilojoule, and option D है 470 kilojoule। सॉल्व करो अभी इसे, क्या होगा तो देखो। क्या आएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि वैल्यू क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? गैस एब्जॉर्ब, द गैसेस सिस्टम एब्जॉर्ब, मतलब गैसेस सिस्टम क्या करे? एब्जॉर्ब करे हीट। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -600 किलो जूल, नॉट अ माइनस, प्लस इज देयर, क्योंकि सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है गैस। जब सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो वो प्लस होता है, रिलीज करता है तो माइनस होता है। एंड वर्क, देखो यहाँ पे परफॉर्म द वर्क, और सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है। वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है? सिस्टम। सिस्टम जब वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन अ सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है। तो W की वैल्यू क्या होगी फिर? -130 किलो जूल हो जाएगी। माइनस क्यों लिया यहाँ पे?
बिकॉज ऑफ सिस्टम परफॉर्म द वर्क। क्या दिया है? ऑफ हीट एंड परफॉर्म द वर्क। कौन? सिस्टम। और गैसेस सिस्टम परफॉर्म द वर्क। सिस्टम वर्क कर रहा है, तो जब सिस्टम वर्क करता है तो वैल्यू क्या होती है उसकी? नेगेटिव आ जाती है। तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है? 600 प्लस माइनस 130। 600 माइनस 130 इज इक्वल टू 470 किलो जूल। या किसकी नेगेटिव क्यों लिया? गैस सिस्टम, गैसेस सिस्टम परफॉर्म द वर्क। सिस्टम वर्क कर रहा है ना यहाँ पे। सिस्टम वर्क करेगा तो कहाँ पे करेगा? सराउंडिंग पे। जब वर्क डन सराउंडिंग पे होता है तो उस टाइम पे क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, डब्ल्यू। हो गया? क्वेश्चन है, when gas is compressed, when gas is compressed, the work obtained is 360 joule, while the heat transfer is 190 joule. Hence the change in internal energy. Hence change in internal energy is the change in internal energy. कितनी होती है इंटरनल एनर्जी चेंज? ऑप्शन ए है यहाँ पे -170 जूल, ऑप्शन बी है 170 जूल, ऑप्शन सी है 550 जूल एंड ऑप्शन डी है -550 जूल। सेम उसी के टाइप के ऊपर क्वेश्चन से थोड़ा चेक कर लो। ऑप्शन ए क्या दिया है? व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड वर्क इज ऑब्टेन इज 360, वर्क इज ऑब्टेन बाय एंड हीट ट्रांसफर इज, तो W इज इक्वल टू प्लस 360 हीट व्हाइल गैस इज कंप्रेस, मतलब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, एंड हीट ट्रांसफर, तो Q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? -190। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U विल बिकम Q प्लस W -190 प्लस 360, तो 360 को माइनस अगर 190 से कर दे तो क्या आता है? 0। तो ये 2 16 16 माइनस 9 7 और यहाँ पे 1 170। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। 360 से बिगर देन 190, तो उसकी साइन क्या है? तो आंसर
जूल में है किलो जूल में? जूल में है, तो आंसर आपका बी आएगा। क्या आएगा आंसर? बी। देखो क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ये क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन बेस है। यहाँ पे गैसेस से H2AB गैस फॉर्म कर रहा है, ये 2 मोल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे NH3AB गैसेस में, और ये 2 मोल फॉर्म कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? विच ऑफ फॉलोइंग इज वैलिड? ऑप्शन ए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, ऑप्शन बी है यहाँ पे डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U, ऑप्शन सी है यहाँ पे डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा U, एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे डेल्टा H इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H। ये एक पार्ट गिवन है, तो कैसे सॉल्व करना है? देखो सिंपल तरीके से सॉल्व होता है या, पर थोड़ा एप्लीकेशन केस यहाँ पे यूज होगा। रिएक्शन है हमारे पास गैसेस फेज में, थ्राइस H2AB गैसेस में है, फॉर्म करा है ट्वाइस NH3 गैसेस में है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? डेल्टा N ऑफ G, तो 2 - 3 + 1 इक्वल टू -2। डेल्टा N ऑफ G की वैल्यू क्या आ गई? इक्वल टू -2। तो उन्होंने डेल्टा H और डेल्टा U के बारे में रिलेशन पूछा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N ऑफ G RT। R और T कॉन्स्टेंट होते हैं, R एंड T क्या है? बोथ आर कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो होती है तो उसको लेना होता है। अगर यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस, तो ये क्या होगा? 2 × RT, तो डेल्टा U से ये वैल्यू क्या होगी? डेल्टा U से वैल्यू क्या हो जाएगी? वो डेल्टा U से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? RT की वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी। सबट्रैक्ट हो जाएगी मतलब ये डेल्टा U की वैल्यू अगर मान के हम 30 है, मान के चलते 30 है, 30 - 2 × 8.314, और यहाँ पे क्या आएगा? इसकी कोई वैल्यू है हमारे पास समथिंग समथिंग, तो क्या होगा यहाँ पे? 30 माइनस अगर ये वैल्यू करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी? नियर अबाउट इक्वल टू 25 के आसपास ले लेते। 25 हो सकती है या तो फिर 20 हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन ले आया। डेल्टा H की वैल्यू क्या निकल रही है हमारे पास? 20। डेल्टा U कितना है? 30। डेल्टा H कितना निकल रहा है? तो वैलिड क्या है यहाँ पे? वाई डी। वो डेल्टा H टू डेल्टा H ही है ना वहां पे। U कौन ग्रेटर है यहाँ पे? ग्रेटर कौन है? डेल्टा H इक्वल डेल्टा U है क्या? दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। डेल्टा H ग्रेटर है क्या? नहीं। डेल्टा H की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? डेल्टा H की वैल्यू स्मॉलर आ रही है। अगर ये 30 लेते तो ये क्या होगी? स्मॉलर होगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। क्या वैल्यू आती है यहाँ पे? डेल्टा U की वैल्यू क्या आ रही है? डेल्टा H से ग्रेटर। ये हमने मान के चलाया, ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये वैल्यू सही है, इसको कोई चेंज नहीं हो सकता, बट टेम्परेचर नहीं है, बाकी की वैल्यूज नहीं है। तो इसी केस में क्या होगा? इफ -2 RT subtracting from delta U, then value of delta H will become less than डेल्टा H। तो किससे होगा वो? डेल्टा H से क्या होगी उसकी वैल्यू? सॉरी, डेल्टा U विल बिकम लेस देन डेल्टा U। तो वैल्यू डेल्टा U से क्या हो जाएगी? कम होगी, इसलिए डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H।
गया। नेक्स्ट देखो रिएक्शन है यहाँ पे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इज डेल्टा यू, क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ फॉलोइंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। ऑप्शन ये है यहाँ पे CO2, CO2 नहीं है वहाँ पे, CO गैस है, रिएक्ट हो रहा है 1/2 O2 गैस के साथ और फॉर्म हो रहा है यहाँ पे CO2 गैस। ऑप्शन बी है C6H12O6 रिएक्ट हो रहा है 6O2 गैसेस के साथ और ये सॉलिड में है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 गैसेस प्लस 6H2O लिक्विड फॉर्म में। ऑप्शन सी है CaCO3 सॉलिड है प्लस ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और यहाँ पे ऑप्शन डी में आ रहा है CS प्लस हाफ ऑफ O2 गैस और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस, ये पार्ट आता है। किसके लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू होगी? कैसे कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन ऑफ जी आर टी। इसकी वैल्यू जो अगर जीरो निकलती है ना, इसकी वैल्यू जीरो निकलेगी मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इतना पार्ट, होगा ना ऐसे। तो डेल्टा एन ऑफ जी हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी? देयरफॉर डेल्टा एन ऑफ जी विल बिकम, फर्स्ट के लिए देखो ये गैस है, कितने हैं यहाँ पे? 1 माइनस ये भी गैसेस में है तो ये क्या होगा? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 1/2 प्लस 1 1 एंड 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 3/2। तो 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 मतलब कितना होगा फिर? 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -1/2। डेल्टा एन ऑफ जी की वैल्यू जीरो आ गई क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या होगा? डेल्टा एन ऑफ जी कैसे निकालेंगे? गैस में कितना है ये? 6 प्लस ये लिक्विड में नहीं लेना है उसको, हमें सिर्फ क्या चाहिए? गैसेस मोल ही चाहिए, और वो लिक्विड में है तो इसको हम नहीं लेंगे। माइनस आगे क्या होगा? ये गैस में और ये सॉलिड में, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? 6, आंसर इज 0, देन यू कैन गेट द आंसर। मिल गया। डेल्टा एन ऑफ जी जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया तो आपका आंसर क्या होगा फिर? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 0 इंटू आर टी 0, बचा हुआ यही पार्ट है। बाकी एक केस में सॉल्व करके देखो आता है तो।
गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो हीट कंबशन, हीट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन is 394 kilojoule per mole. The heat evolved in combustion of 6.023 into 10 to the power minus 21 atom of a carbon is the heat of combustion of a carbon is 394 kilojoule. The heat evolved in combustion of a, इतने एटम ने कितने हीट इवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3940 किलोजूल, 3940.0 किलोजूल, दोनों में क्या फ़र्क है फिर? 3940 दोनों सेम तो है। ऑप्शन सी 3.94 किलो जूल एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे 0.394 किलो जूल। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है कार्बन के, तो नंबर ऑफ एटम्स से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो हमें चाहिए मोल यहाँ पे, देयरफॉर मोल विल बिकम नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन अवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 23। तो बाकी का पूरा पार्ट कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 10 टू द पावर 2। तो विल बिकम 10 टू द पावर माइनस 2 विल बिकम 0.01। यहाँ पे आ गया इतना, इसे लिख लो। इसके बाद में नेक्स्ट सिंपल पार्ट है, उन्होंने पूछा हीट कितनी इवॉल्व हो रही है। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होता है 6.023 इंटू द पावर 23। हो गया या तो लिख के हो गया?
तो हीट इवॉल कितना होगा, देयरफॉर इसके बाद में यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसका। ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देयरफॉर हीट इवॉल इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एच, जो भी इसकी एंथैल्पी है उससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कितना है इसका आंसर, 0.01 इंटू ये कितना है 394 किलो जूल है, किलो जूल। तो हम क्या करेंगे, किलो जूल को चेंज करेंगे, 0.01 इंटू इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 0.01 का पार्ट क्या था, 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 इंटू 394 इंटू 10 टू द पावर +3 जूल। किलो की वैल्यू चेंज कर दिया, किलो की वैल्यू चेंज कर दी यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा 394, इसमें बचेगा 10 जूल, 3940 जूल। योर ऑप्शन इज 394 जूल, 394 जूल। 3 पॉइंट कैसे आ रहा है, किलो जूल है ना, तो किलो जूल, किलो जूल में भी आंसर है ना इसमें गिवन, सभी आंसर किलो जूल में है। तो फिर क्या होगा 1 2 3, तो 3.940 किलो जूल। तो ये आंसर कहाँ पे आता है, सी में। देखो यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं थी हमें करने की, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर सिर्फ डेसिमल चेंज होगा, यहाँ पे आता है 3.940 किलो जूल, ये मल्टीप्लिकेशन होगा जाएगा इसका। हो गया, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व किया है, और भी कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।